हेलो फ्रेंड्स, पीकेपी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सब फिर से 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेंगे। तो बिना लेट किए हम सब क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। और एक नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं। एक नंबर क्वेश्चन में है कूलम्ब किसकी एसआई इकाई है, अर्थात कूलम्ब किसका मात्रक होता है। तो आप बताएंगे कूलम्ब विद्युत आवेश का मात्रक होता है। अब बात रहा प्रतिरोध का, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो आप बताएंगे प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। विभवांतर का मात्रक क्या होता है, तो बताएंगे विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। इस बात को आप याद रखिएगा। उसके आगे यदि बात कर ले हम, आवेश कितने प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, एक होते हैं धन आवेश, दूसरा होता है ऋण आवेश। उसके आगे यदि देखें विद्युत धारा को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है, तो आप बताएंगे आमीटर के द्वारा। ठीक है। उसके आगे यदि बोल दे विभवांतर को किसके द्वारा मापा जाता है, तो आपको बताना है वोल्ट मीटर के द्वारा। ठीक है ना। और वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, जबकि आमीटर को हमेशा विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। उसके आगे देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन क्या है। 2 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो आप बताएंगे पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए हम सोनार का उपयोग करते हैं। अब सोनार का फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लेते हैं एग्जाम में, सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आप बताएंगे सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। फिर से आप सुनिएगा, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। उसके आगे देखिए ऑप्शन नंबर बी में है रडार। रडार का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इस बात को भी आप याद रखिएगा। उसके आगे यदि देख लेते हैं ऑप्शन नंबर ए में है लेजर लिखा हुआ। लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप बताएंगे लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। एक बार फिर से सुनिए, लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप बताएंगे लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है ना। और बात रहा स्कूबा का, तो स्कूबा एक ऐसा यंत्र है जिसके मदद से गोताखोर पानी के अंदर सांस लेते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा। उसके आगे देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा कितनी होगी। सबसे पहले हमें याद रखना पड़ेगा कार्य का मात्रक क्या होता है। तो आप बताएंगे कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, तो ऊर्जा का भी मात्रक जूल होता है। उसके आगे देखिए दिया हुआ है कि 1 न्यूटन बल के द्वारा कोई वस्तु 1 मीटर दूरी चलता है, 1 मीटर तक चलती है, तो कार्य का वैल्यू कितना होगा, इस बात को हमें बताना है। तो देखते हैं कार्य बराबर क्या होते हैं फार्मूला। तो कार्य बराबर हो जाएंगे आपका बल गुना विस्थापन। ठीक है ना। उसके आगे देखिए बल का वैल्यू आपको कितना दिया गया है, 1 न्यूटन दिया गया है। और विस्थापन का वैल्यू कितना दिया गया है, 1 मीटर दिया गया है। और 1 न्यूटन गुना 1 मीटर को आपस में कैलकुलेशन करेंगे तो 1 न्यूटन मीटर आएंगे, और इसी को हम कहते हैं 1 जूल। इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे हमारे पास, 3 का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी 1 जूल। उसके आगे देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। 4 नंबर क्वेश्चन कहते हैं निम्न में से कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है। तो ऊंचाई के टर्म में जो फार्मूला है पहले उसको लिख लेते हैं।
तो ऊंचाई के टर्म में जो होता है पोटेंशियल एनर्जी बराबर फॉर्मूला होता है स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है mgh। ठीक है ना। m क्या है वस्तु का द्रव्यमान है, g क्या है गुरुत्वीय त्वरण है, h क्या है ऊंचाई है। तो mgh किसका सूत्र होता है स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है और ऊंचाई बदलने के साथ तब क्या बदल जाएंगे स्थितिज ऊर्जा बदल जाएंगे। इस बात को याद रखिएगा। और कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं तालाब में संचित पानी में कौन सी ऊर्जा है, तब आप बताएंगे स्थितिज ऊर्जा है। अब बात रहा गतिज ऊर्जा का। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है हाफ mv², जहाँ m क्या है वस्तु का द्रव्यमान है और v क्या है वस्तु का वेग है। ठीक है ना। अर्थात कहने का मतलब हुआ यदि वस्तु गति कर रहा है तो उसमें गतिज ऊर्जा होगी और यदि कोई वस्तु स्थिर है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होगी। ठीक है ना। इस बात को आप याद रखिएगा। और गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों यांत्रिक ऊर्जा का प्रकार है। उसके आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। जब 100 न्यूटन का एक बल 50 kg द्रव्यमान की एक वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाले त्वरण का वैल्यू ज्ञात करें। तो देखिए बल का वैल्यू दिया गया है आपको 100 न्यूटन और द्रव्यमान का वैल्यू दिया गया है 50 kg और त्वरण का वैल्यू आपसे पूछता है। तो चलते हैं हम निकालते हैं कैसे त्वरण का वैल्यू निकलेंगे। बल F का मान कितना दिया गया है, F का मान है 50 न्यूटन। आपके पास मिस्टेक हो गया हमसे शायद, F का मान है 100 न्यूटन और द्रव्यमान का वैल्यू कितना दिया गया है 50 kg दिया गया है। ठीक है ना। तो कहता है वस्तु में उत्पन्न त्वरण का वैल्यू कितना होगा। तो देखिए F बराबर क्या होता है, F बराबर होता है m×a और A बराबर यदि यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ से निकल के आएंगे F/m। अब देखिए F अर्थात फोर्स का वैल्यू कितना दिया गया है 100 न्यूटन और द्रव्यमान का वैल्यू कितना दिया गया है 50 kg। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो राइट आंसर आ जाएंगे हमारे पास 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। याद रखिएगा त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो जहाँ पे ऐसा ऑप्शन मिलेंगे हमें वहीं पे टिक करके आएंगे। तो 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर देखते हैं ऑप्शन क में है, ऑप्शन ए में है 2 लेकिन इसके साथ मात्रक है मीटर प्रति सेकेंड और त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत है। ऑप्शन बी तो ऐसा वो गलत दिख रहा है, ऑप्शन डी भी गलत दिख रहा है, तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल सही आंसर है। उसके आगे देख लेते हैं 6 नंबर क्वेश्चन है ऋणात्मक। 6 नंबर फिर से क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन लिखा हुआ है त्वरण का मान ऋणात्मक होने पर वस्तु का वेग क्या होगा। त्वरण जब ऋणात्मक होगा तो वस्तु का वेग क्या होगा, तो वस्तु का वेग घटेगा। याद रखिएगा ऋणात्मक होने पर वस्तु का वेग क्या होगा घटेगा और धनात्मक होने पर त्वरण का वैल्यू वस्तु का वेग बढ़ेगा। इस बात को भी आप याद रखिएगा। और त्वरण का मात्रक क्या होता है, त्वरण का मात्रक हो जाता है आपका मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना। और कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे ऋणात्मक त्वरण को हम क्या कहते हैं मंदन कहते हैं। तो मंदन का बात बोले या त्वरण का बात बोले दोनों का मात्रक एक ही होंगे मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु को मुख्य फोकस पर रखा जाता है तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो याद रखिएगा जब वस्तु को आप मुख्य फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेंगे। ठीक है ना। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं अवतल दर्पण के बारे में और कहाँ कहाँ पे वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो देखिए फोकस पर जब रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। और जब अनंत पर वस्तु को रखेंगे अवतल दर्पण के सामने में तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेंगे। और जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा,
वक्रता केंद्र पर ही बनता है। ठीक है ना, इस बात को याद रखिएगा। तीनों कंडीशन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। क्या क्या बताएं? जब वस्तु को फोकस पे रखेंगे तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, और जब वस्तु को अवतल दर्पण के सामने में वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। इस बात को याद रखिएगा। उसके आगे देख लेते हैं। उसके आगे हम बताते हैं आपको प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है ना, इस बात को भी आप याद रखिएगा। अब रही बात वास्तविक प्रतिबिंब का, तो वास्तविक प्रतिबिंब जो है ना हमेशा उल्टा बनता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। ठीक है ना, और वास्तविक प्रतिबिंब को आप पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इस बात को भी हमें याद रखने की ज़रूरत है। उसके आगे देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, विद्युत धारा डैश का प्रवाह है। तो विद्युत धारा का पहले परिभाषा जानते हैं। विद्युत धारा का परिभाषा क्या कहते हैं? आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, या इलेक्ट्रॉन के सतत प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। तो परिभाषा से स्पष्ट हो जाता है विद्युत धारा किसका प्रवाह होता है? आवेश का प्रवाह होता है। अब रही बात विद्युत धारा का, तो विद्युत धारा एक प्रकार की अदिश राशि है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। विद्युत धारा को हम आमीटर यंत्र से मापते हैं और आमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। आमीटर का प्रतिरोध निम्न होता है, और यदि पूछ ले क्वेश्चन कि आदर्श आमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो आप बताएंगे आदर्श आमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। अब रही बात विद्युत धारा के बारे में, और क्या होता है? तो विद्युत धारा का वेग कितना होता है, तो आप बताएंगे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, अर्थात प्रकाश के चाल के बराबर होता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। उसके आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, परमाणु बम का आविष्कार करने वाली टीम का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन थे? मतलब परमाणु बम का जब आविष्कार हो रहा था उस समय जो टीम बना था उस टीम में कौन से वैज्ञानिक शामिल थे? तो परमाणु बम का खोज किसने किया था, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? यदि ये क्वेश्चन पूछ देंगे तो आप बताएंगे जूलियस ओपेनहीमर। ठीक है ना, ओपेनहीमर। और किसने किया था? ओटो हन ने। यह याद रखिएगा, ओटो हन ने परमाणु बम का खोज किया था। ठीक है ना। उसके आगे यदि क्वेश्चन पूछ ले आपको कि परमाणु बम किस सिद्धांत पे काम करता है, तो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे काम करता है। याद रखिएगा, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे काम करता है। परमाणु बम बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो परमाणु बम बनाने में प्लूटोनियम का उपयोग किया जाता है। और प्लूटोनियम का परमाणु संख्या कितना होता है, तो आप बताएंगे 94 होता है। अब देखिए, अभी तक जो अमेरिका ने जापान के ऊपर परमाणु बम गिराए थे, एक 6 अगस्त को और दूसरा 9 अगस्त को, तो ये इन दोनों परमाणु बम में प्लूटोनियम का उपयोग किया गया था। इस बात को भी आप याद रखिएगा। ठीक है ना। उसके आगे क्वेश्चन देखते हैं, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका खोज किया था, तो आप बताएंगे डायनामाइट का खोज किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। ओपेनहीमर के बारे में जान गए, इसने किसका खोज किया था? परमाणु बम का खोज किया था। अच्छा, परमाणु बम यदि आ गया तो उसके आगे हम देख लेते हैं हाइड्रोजन बम। ठीक है ना। तो हाइड्रोजन बम जो है ना नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे काम करता है। इस बात को आपको याद रखने की ज़रूरत है। और परमाणु बम किस सिद्धांत पे काम करता है? नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है लिखा हुआ। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से विषम की पहचान कीजिए। तो वायु एक प्रकार का मिश्रण है, मिश्र धातु भी मिश्रण के अंतर्गत आता है, दूध भी मिश्रण है, लेकिन जल का बात करें तो जल एक प्रकार का यौगिक है। इसलिए सबसे अलग क्या हो गया? सबसे अलग हो गया जल।
जल का अनुद्रव्यमान कितना हो जाता है, तो ये याद रखेंगे, आप बताएंगे 18 होता है। कितना होता है? 18 होता है, ठीक है ना, आणविक द्रव्यमान। उसके आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। 11 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, पानी के एक अणु में पानी के 5 अणुओं का द्रव्यमान कितना होता है। तो पानी के 5 अणुओं का द्रव्यमान कितना होता है, चलते हैं अब हम इसको निकालते हैं। तभी तुरंत बताए हम पानी का एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है। तो सबसे पहले लिखिए पानी का अणु सूत्र H2O। हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, 1 होता है। कई गो हैं परमाणु, 2 गो हैं। ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है, 16 होता है। तो 2 + 16 जब करेंगे तो कितना हो जाएंगे, 18। अर्थात इसका मतलब हुआ पानी के एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है, 18 होता है। तो 5 अणु का द्रव्यमान कितना होता है, तो 5 × 18 कीजिए, कितना हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे। इस बात को आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। पानी के 5 अणु का द्रव्यमान 90 यूनिट होता है। उसके आगे देख लेते हैं, कहता है डैश उभयधर्मी प्रकृति का होता है। 4 ऑप्शन है हमारे पास। एक है सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा है नाइट्रस ऑक्साइड, तीसरा है कैल्शियम ऑक्साइड और चौथा है जिंक ऑक्साइड। तो इन सभी में उभयधर्मी प्रकृति का कौन होता है, तो आप याद रखिएगा, उभयधर्मी प्रकृति का कौन होता है, जिंक ऑक्साइड होता है। उभयधर्मी प्रकृति कहने का मतलब जो अम्ल और भस्म दोनों के साथ, अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करता है, उसको हम क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। इसके अलावा और कौन कौन है उभयधर्मी ऑक्साइड, तो Al2O3 एल्यूमिना, इस बात को याद रखिएगा, ये भी एक प्रकार का उभयधर्मी ऑक्साइड है। और PbO लेड ऑक्साइड जो है, ये भी एक प्रकार का उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो 3 ठो का नाम याद रखिएगा, जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिना और लेड ऑक्साइड, ये तीनों उभयधर्मी प्रकृति का होता है। उसके आगे यदि बात करें नाइट्रस ऑक्साइड का, तो इसको कहते हैं हम लाफिंग गैस या हंसाने वाला गैस भी कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड को। उसके आगे ऑप्शन नंबर सी में है कैल्शियम ऑक्साइड, तो इसको कहते हैं हम बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है ना, बिना बुझा हुआ चूना इस बात को याद रखिएगा। और इसको क्या कहते हैं, इसको क्विक लाइम कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा, क्विक लाइम भी कहा जाता है, ठीक है ना। बिना बुझा हुआ चूना, अनबुझा चूना या क्विक लाइम भी कहते हैं। उसके आगे देख लेते हैं, उसके आगे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है 13 नंबर में। 13 नंबर में है, डोबेराइनर ने उत्प्रेरक के रूप में किस पर पहला अवलोकन किया था। तो डोबेराइनर ने उत्प्रेरक के रूप में सर्वप्रथम किस पर अवलोकन किया था, प्लेटिनम पर अवलोकन किया था। इस बात को आप याद रखिएगा। अब प्लेटिनम को और किस नाम से जाना जाता है, तो प्लेटिनम को हम सफ़ेद सोना भी कहते हैं। प्लेटिनम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो आप बताएंगे प्लेटिनम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 78 होता है। उसके आगे यदि देख ले हम, उसके आगे बताते हैं सोना का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 79 होता है। निकेल का कितना होता है, 28 होता है। और सिल्वर का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 47 होता है। और प्लेटिनम का बताए 78 होता है, ठीक है ना। अब रही बात डोबेराइनर का, तो डोबेराइनर ने एक नियम का प्रतिपादन किया था तत्वों को वर्गीकृत करने के लिए, तो उस नियम को क्या कहते हैं, त्रिक नियम कहते हैं। इस बात को भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देते हैं त्रिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो आप बताएंगे डोबेराइनर ने किया था, ठीक है ना। उसके आगे यदि क्वेश्चन देखिए, उत्प्रेरक का बात आया, तो उत्प्रेरक का खोज किसने किया था, तो बर्जीलियस ने किया था। किसने किया था, बर्जीलियस ने किया था। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा, सबसे बड़ी बात हो जाता है अन्य सभी उत्प्रेरक के बारे में जानने के लिए, तो हैबर विधि में अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, तो लोहे का चूर्ण उपयोग में लाया जाता है।
और सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के शीश कक्ष विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो आप बताएंगे नाइट्रोजन के ऑक्साइड। और कॉन्टैक्ट प्रोसेस में किस उत्प्रेरक का क्या प्रयोग किया जाता है? तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के समय? तो आप बताएंगे प्लेटिनम चूर्ण। किसका प्रयोग किया जाता है? प्लेटिनम चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। उसके आगे यदि क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाना है तो उस समय किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो आप बताएंगे नुकेल उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। उसके आगे यदि क्वेश्चन पूछ ले आपको क्लोरीन गैस बनाने की डिकन विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो आप बताएंगे क्यूप्रिक क्लोराइड का। किसका प्रयोग किया जाता है? क्यूप्रिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। इस बात को याद रखिएगा। तो एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं कहाँ पे किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। आप बताएंगे अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में लोहे का चूर्ण उपयोग में लाया जाता है। वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाना है तो उस समय हमें निकेल उत्प्रेरक का प्रयोग करना चाहिए। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में, जिसको कॉन्टैक्ट प्रोसेस भी कहते हैं, प्लेटिनम चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की शीश कक्ष विधि में नाइट्रोजन के ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। और यदि क्वेश्चन पूछ ले कि क्लोरीन गैस बनाने की डिकन विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है तो आप क्या बताएंगे? क्यूप्रिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। उसके आगे देखते हैं क्वेश्चन 14 नंबर में क्या है। 14 नंबर क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व कौन सा है? देखिए पहला धातु तत्व का यदि बात बोले ना तो पहला धातु तत्व कौन सा हो जाएगा? लिथियम हो जाएगा। इस बात को आप याद रखिएगा। सब तो क्या हुआ? आधुनिक आवर्त सारणी का पहला धातु तत्व पूछेंगे तो लिथियम, और पहला तत्व पूछेंगे तब क्या बताएंगे? हाइड्रोजन। इस बात को आप याद रखिएगा। अब बात रहा लिथियम का, तो परमाणु क्रमांक कितना होता है? 3 होता है। और लिथियम को, सोडियम को और पोटेशियम को, इन तीनों को केरोसिन तेल के अंदर रखा जाता है। साथ ही साथ तीनों को आप चाकू से काट सकते हो। उसके आगे यदि बात रहा सबका परमाणु क्रमांक लिखने का, तो लिथियम का 3 हो जाता है, सोडियम का 11 हो जाएगा, हीलियम का 2 हो जाता है और हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है परमाणु क्रमांक। उसके आगे देख लेते हैं क्वेश्चन 15 नंबर क्या है। तो 15 नंबर क्वेश्चन में है हमारे पास ऑक्सीजन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ऑक्सीजन का अणु सूत्र लिखिए। ऑक्सीजन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? 3 परमाणु होते हैं। फास्फोरस के एक अणु में फास्फोरस के कितने परमाणु होते हैं? 4 परमाणु होते हैं। और सल्फर के एक अणु में सल्फर के कितने परमाणु होते हैं? 8 परमाणु होते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है ना। माफ़ कीजिएगा, हम ऑक्सीजन का नाम लिख करके यहाँ ओजोन का लिख दिए हैं। तो ऑक्सीजन का एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? 2 परमाणु होते हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए ऑक्सीजन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? 2 परमाणु होते हैं। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? 3 परमाणु होते हैं। फास्फोरस के एक अणु में फास्फोरस के कितने परमाणु होते हैं? 4 परमाणु होते हैं। और सल्फर के एक अणु में सल्फर के कितने परमाणु होते हैं? 8 परमाणु होते हैं। इस बात को भी आप याद रखिएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑक्सीजन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो आप बताएंगे 2। अब देखिए कभी कभी क्वेश्चन पूछ भी लेते हैं ऑक्सीजन का अणुसूत्र क्या होता है? O2। ओजोन का अणुसूत्र क्या होता है? O3। फास्फोरस का अणुसूत्र क्या होता है? P4। और सल्फर बोलिए या गंधक बोलिए, इसका अणुसूत्र क्या होता है? S8 होता है। उसके आगे देखते हैं क्वेश्चन लिखा हुआ है 16 नंबर, जिप्सम में क्रिस्टल जल के रूप में पानी के कितने अणु मौजूद होते हैं? तो इन सभी चीज़ों का, ऐसे प्रश्नों का जवाब देने के लिए हमें सबसे पहले इन सभी का सूत्र जानने की ज़रूरत है। जिप्सम का बात करें तो हम ऊपर में लिख देते हैं। जिप्सम का अणुसूत्र क्या होता है? CaSO4 × 2H2O।
तो सूत्र देख करके आप बता सकते हैं कि जिप्सम के एक अणु में जल के कितने अणु मौजूद हैं, तो आप बताएंगे जल के 2 अणु मौजूद हैं। इस बात को याद रखिएगा। इसी तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं धोबन सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु मौजूद होते हैं। तो धोबन सोडा का पहले सूत्र लिखिए Na2CO3 इंटू 10H2O। तो धोबन सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु मौजूद हैं, 10 अणु मौजूद होते हैं। ठीक है, उसके आगे यदि क्वेश्चन देखें क्या है 17 नंबर क्वेश्चन में। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में किसे औरम कहा जाता है। तो औरम किसको कहते हैं, सोना को कहा जाता है। सोना का लैटिन नाम औरम है। कौन सा नाम है, लैटिन नाम क्या है, औरम है। तो कुछ इंपॉर्टेंट लैटिन नाम देख लेते हैं। आप इसको याद रखिएगा। सोना का लैटिन नाम क्या बता है, तो बताइएगा औरम। क्या होता है, औरम होता है। चांदी का लैटिन नाम क्या होता है, अर्जेंटीनम। अर्जेंटीनम होता है, इस बात को याद रखिएगा। शीशा का लैटिन नाम क्या होता है, तो शीशा का लैटिन नाम होता है प्लम्बम। लोहा का लैटिन नाम क्या है, तो लोहा का लैटिन नाम है फेरम। इन सभी बातों को भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। सोडियम का लैटिन नाम बोलेंगे तो आप बताएंगे सोडियम का लैटिन नाम होता है नाट्रियम। और पोटेशियम का लैटिन नाम बोलेंगे तो पोटेशियम का लैटिन नाम बताइएगा आप कालियम होता है। देख लीजिए एक दृष्टि से अच्छी तरीके से, क्योंकि ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जितना भी क्वेश्चन हम आपको पढ़ा रहे हैं, जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं, सारे क्वेश्चन रेलवे के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और अन्य सभी एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है, ब्यूटेन का अणुसूत्र क्या होता है। तो अब देखिए सबसे पहले आसान तरीका है छँटने का। ब्यूटेन का अणुसूत्र क्या होता है, तो ये एल्केन समूह का सदस्य हैं। इस बात को भी आप याद रखिएगा। और ब्यूटेन का अणुसूत्र क्या होता है, C4H10 होता है। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं इसके बारे में। देखिए मेथ का बात करें तो मेथ में कई गो कार्बन परमाणु होता है, 1। एथ का बात करें तो एथ में 2 कार्बन परमाणु होता है। प्रोप का बात करें तो प्रोप में 3 कार्बन परमाणु होता है। और ब्यूट का बात करें तो ब्यूट में 4 कार्बन परमाणु होता है। तो इसी कार्बन परमाणु को भी देख करके आप यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार छांट सकते थे कि ब्यूटेन का बात कर रहे हैं तो ब्यूटेन का क्या हो जाएंगे सूत्र, C4H10 हो जाएंगे। ये देखिए ये C नंबर ऑप्शन है और सूत्र लिखा हुआ है C4H10, याद रखिएगा। अब इसके बारे में कुछ जानते हैं। ब्यूटेन एल्केन समूह का सदस्य है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी देखिए, एल्केन का अणुसूत्र पूछ लेते हैं कभी कभी। एल्केन का अणुसूत्र क्या होता है, देखिए ध्यान से। एल्केन, तो एल्केन का अणुसूत्र बोलेंगे तो आप बताएंगे CnH2n+2। अब देखिए एल्केन का अणुसूत्र क्या होता है, यदि ये पूछेंगे तो आप बताएंगे CnH2n। और एल्काइन का अणुसूत्र क्या होता है तो आप बता देना CnH2n-2। अब देखिए याद कैसे रखेंगे, तो यहाँ पे एल्केन में 2 जोड़ा जाता है, यहाँ पे 2 को छोड़ दिया जाता है और यहाँ पे 2 को घटा दिया जाता है। तो जोड़ो, छोड़ो और घटाओ, इस बात को याद रखिएगा। इधर है एल्केन, एल्किन और एल्काइन। ये सारे क्वेश्चन 10वीं के बुक में आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए ब्यूटेन का बात कर रहा था, तो ब्यूटेन का अणुसूत्र कैसे निकालेंगे इस बात को भी हम आपको बता देते हैं। तो ये एल्केन समूह का सदस्य हैं, सूत्र लिखिए CnH2n+2। तो ब्यूट के नंबर पे होता है, एन का वैल्यू, कार्बन परमाणु का वैल्यू आप 4 रखिए यहाँ पे। तो C4 लिखिए, H2 गुना 4+2, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे C4, 4 दूना 8, 2 10, H10 हो जाएंगे। तो ब्यूटेन का अणुसूत्र हो गया C4H10। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ। मेथेन का अणुसूत्र पूछेंगे तो आप बताएंगे CH4। एथेन का अणुसूत्र बताएंगे तो C2H6। प्रोपेन का बात करें C3H8 होता है। ब्यूटेन का बात बोले C4H10 होता है। और पेंटेन का बात बोले C5H12 होता है। इस तरीके से आप 10 तक निकाल सकते हैं उस सूत्र का उपयोग करके, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ब्यूटेन का अणुसूत्र C4H10 होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है पाचन तंत्र में मौजूद रस में शामिल होता है, अर्थात पाचन तंत्र में जो रस पाया जाता है उस रस में क्या शामिल होता है, तो आप बताएंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल शामिल रहता है, ठीक है ना। उसके आगे यदि क्वेश्चन पूछ लिया आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नीचे ऑप्शन नंबर सी में है नाइट्रिक अम्ल, इन दोनों के मिश्रण को हम क्या कहते हैं, इन दोनों के मिश्रण को हम अक्वा रजिया कहते हैं, याद रखिएगा। क्या कहते हैं, अक्वा रजिया भी कहते हैं, ठीक है ना। उसके आगे देख लेते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, NaCl को क्या कहते हैं, हम साधारण नमक कहते हैं, खाने वाला नमक बोल सकते हैं, और रॉक सॉल्ट भी बोल सकते हैं, या टेबल सॉल्ट भी कहा जाता है, ठीक है ना। और ये जो है ये है नाइट्रिक एसिड, ठीक है ना, HNO3। उसके आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन है, ECG से शरीर के किस अंग की जांच की जाती है, तो ECG से किस अंग का जांच करेंगे आप, हृदय का जांच किया जाता है, इस बात को आप याद रखिएगा। ECG का फुल फॉर्म यदि पूछ ले तब बताएंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। फिर से देखिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है ना। उसके आगे देखिए मानव शरीर का हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है, अर्थात 72 बार प्रति मिनट धड़कता है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। उसके आगे यदि बात करें हम कि कठिन परिश्रम जब करेंगे कोई व्यक्ति तो उसका हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़क सकता है, 120 बार भी धड़क सकता है, ठीक। उसके आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है 21 नंबर में। 21 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, उस अंग का नाम बताइए जहाँ भ्रूण विकसित होता है, तो भ्रूण विकसित कहाँ पे होता है, तो आप बताएंगे भ्रूण कहाँ पे विकसित होता है, गर्भाशय में विकसित होता है। और निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, फैलोपियन ट्यूब में संपन्न होती है। यदि ये क्वेश्चन पूछ लिए कि मानव शरीर में निषेचन कहाँ होता है, तो फैलोपियन ट्यूब में होता है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। और नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं, हम निषेचन कहते हैं, ठीक है ना। और बच्चों का लिंग निर्धारण किसके ऊपर निर्भर करता है, यदि ये क्वेश्चन पूछेंगे तो आप बताएंगे पिताजी के ऊपर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रक्त का इनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है, तो कौन सा घटक परिवहन करता है, RBC, ठीक है ना। RBC को हम लाल रक्त कण भी कहते हैं, लाल रक्त कण भी कहते हैं, इस बात को याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी में है WBC। WBC को आप कह सकते हैं श्वेत रक्त कण, ठीक है ना, इसी का शॉर्ट फॉर्म WBC होता है। अब देखिए WBC को हम सैनिक भी कहते हैं, मानव शरीर का क्या कहा जाता है, सैनिक भी कहा जाता है, ठीक है ना। अब तो क्या बता दिए हम, RBC मानव शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है, जबकि WBC मानव शरीर को रोगग्रस्त होने से बचाते रहता है। उसके आगे यदि बात है प्लाज्मा का, तो खून का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है, 60% भाग क्या होता है, प्लाज्मा होता है, इस बात को भी हमें याद रखने की ज़रूरत है। और शेष 40% भाग रुधिराणु होता है। मानव शरीर में कितना लीटर खून पाया जाता है, तो सामान्य मानव शरीर में 5 से 6 लीटर खून पाया जाता है, और महिलाओं में पुरुष की तुलना में 1/2 अर्थात आधा लीटर रक्त की मात्रा कम होती है। उसके आगे यदि क्वेश्चन करें 23 नंबर, तो 23 नंबर क्वेश्चन है, रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है, अर्थात रक्त को थक्का बनाने में कौन सा विटामिन काम करता है, तो बताएंगे विटामिन के काम करता है, ठीक ना। अब देखते हैं विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है, तो विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन। क्या होता है, फिलोक्विनोन, याद रखिएगा। और विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन डी का रासायनिक अम्ल होता है कैल्सीफेरॉल। और विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टेकोफेरॉल, याद रखिएगा इन सभी बातों को, ठीक है ना। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी बीमारी हो जाता है, और विटामिन डी की कमी से रिकेटस नामक बीमारी होता है, ठीक है ना। कौन सा बीमारी होता है, रिकेटस नामक बीमारी होता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी होती है। उसके आगे यदि क्वेश्चन देखें, आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है,
स्तनधारी जानवरों का डैश होता है, तो स्तनधारी जानवरों का जो हृदय होता है ना, तो वह कैसा होता है, 4 कक्षीय होता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। स्तनधारी जानवरों में सबसे ज़्यादा गर्म खून किसका होता है, तो सबसे ज़्यादा गर्म खून होता है बकरी का। किसका होता है, बकरी का होता है। इस बात को भी हमें याद रखने की ज़रूरत है। उसके आगे यदि देख लेते हैं 25 नंबर क्वेश्चन क्या है। 25 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं हम, जानवरों का अध्ययन करते हैं। उसके आगे यदि क्वेश्चन पूछ लिए कि जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। और यदि क्वेश्चन पूछ ले कि वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। ठीक ना, थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। ठीक, तो जंतु विज्ञान का जनक हो गया अरस्तु और वनस्पति विज्ञान का जनक हो गया थियोफ्रेस्टस। और कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि वर्गीकी का जनक किसे कहते हैं, तो वर्गीकी का जनक कहा जाता है कैरोलस लिनियस को। किसको कहा जाता है, कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। ठीक है ना, इन सही बातों को भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। अब बात आया फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। क्या कहलाता है, पोमोलॉजी। ठीक है ना, और विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है, तो विषाणु का अध्ययन कहलाता है वायरोलॉजी। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ जानकारियाँ मिली हो, तो हमारे वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का आइकन दबा दीजिए, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हो सके तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।